आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। तो आज का जो हमारा हिंदी का क्लास है वो हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने आपको 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो में आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य हिंदी का जो टारगेट है वह चल रहा है। इसमें हम रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और रोज़ाना हम हिंदी की क्लास लेके आते हैं। तो हमारे हर हिंदी की क्लास में आपको या तो 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यानी जैसा प्रैक्टिस सेट है वैसा उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के जो प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने? तो 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ से भी हिंदी पूछी जाती है, सबके लिए बेस्ट आपकी क्लास होने वाली है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज के पहले क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में आपके उस व्यंजन कौन से हैं? तो आपके उस व्यंजन कौन से होते हैं? तो आपको देखिए, आपका जो तीनों स होता है, तीनों स जो आपका होता है और अकेला है, ये हमारे उष्म व्यंजन होते हैं, जो आपके 4 प्रकार के होते हैं। और ये क्या होता है? तो आपके 4 आपके उष्म होते हैं और 4 आपके अंतस्थ होते हैं। कौन? आपके य, र, ल और व। ये आपके 4 अंतस्थ होते हैं और 4 आपके उष्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और देखिए, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका देखिए, इसमें जो आपका तरंग दे रखा है, बाकी आपका घोटक, घोड़ा है, ये तो हमारे अश्व के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो तरंग दे रखा है, तरंग का जो है वह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ये तरंग किसका है? तो तरंग का अर्थ होता है लहर। क्या? तो तरंग जो है वह लहर का पर्यायवाची है। और 9वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है कि अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का आपका उचित अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंधे को रास्ता दिखाना, नासमझ को उपदेश देना, या नासमझ को रोशनी देना, या अंधे की सहायता करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो नासमझ को उपदेश देना है। जब आप कोई अगर नहीं समझ रहा है, नासमझ है यानी मूर्ख है, आप उसको सामने कितना भी उपदेश दीजिए उसके समझ में आने वाला नहीं है। इसी को कहते हैं अंधे को दीपक दिखाना। और परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इन चारों में से आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? तो कौन सा है? तो इतना। कौन सा? तो इतना जो दे रखा है ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तथा संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहते हैं। यानी जो हमारे मन में थोड़े से वक्त के लिए अपने भाव को दर्शा के चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संचारी भाव, अनुभाग, स्थायी भाव या विभाग। तो अल्पकाल तथा संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तथा संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल आपके 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। और मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका किसका है? तो आपके मक्खी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में तद्भव शब्द को चयन कीजिए। निम्नलिखित में 13 नंबर में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द हमारा कौन से हो जाएगा? तो हींग। हींग हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। और परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो आपका उल्टा। क्या? तो उल्टा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो सगुण है, सूफी मतवादी हैं,
वैष्णव मतवादी हैं या निर्गुण हैं? तो कबीरदास जी निरंकार ईश्वर निर्गुण भक्ति पर बल दिए हैं। कौन से? तो निरंकार ईश्वर निर्गुण पे बल दिए हैं। और 16 नंबर देखिए, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चयन कीजिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, उसी के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो सुकवि होगा, और महाकवि होगा, राजकवि होगा, या अश्वकवि होगा। तो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अश्वकवि कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 17 नंबर देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए इन चारों ऑप्शनों में से। तो कौन सा है? आज घोड़ा दौड़ भी होगा, या क्या? तो आज घोड़ा दौड़ भी होगी, ये तो हमारा अशुद्ध हो जाएगा। और मेरे लिए गणित कठोर विषय है, नहीं कठोर नहीं, कठिन होना चाहिए था, ये भी हमारा रोंग हो जाएगा। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, ये तो हमारा उल्टा दे रखा है। तो गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। और 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो भाग डी का चयन कीजिए। क्या? तो भाग में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। वाक्य में यदि कोई त्रुटि नहीं है तो भाग डी का चयन कीजिए। तो देखिए भारत क्या है? तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं है। क्या है? तो भारत क्या है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो कौन से भाग में हमारा त्रुटि है? तो लोकतांत्रिक। क्या? तो तांत्रिक में हमारा ये बड़ा वाला ता लगना चाहिए तांत्रिक में, तो हमारा जो है इसी में हमारा त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा त्रुटि है। क्या? तो लोकतांत्रिक नहीं होता, लोकतांत्रिक होता है। क्या? तो लोकतांत्रिक होता है। और 19 नंबर देखिए, नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो सामर्थ्य, उन्नति, प्रातःकाल, संध्याकाल, लगातार और सुंदर। सुंदर और लगातार कौन सा माना जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा 19 में करेक्ट हो जाएगा। क्या? तो सुंदर और लगातार कि अविराम, यानी अविराम दोनों सुनने में सक्षम प्रतीत हो लेकिन अर्थों में भिन्न हो, यानी अविराम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो लगातार, और सुंदर का अर्थ आपका अविराम। और आगे देखिए बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। क्या कह रहा है कि जेते जेते तोते तारे, तेते तम तेते नम्मे न तारे। इस वाक्य में, इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में आपको सही अलंकार का चयन करना है। क्या? तो जेते तुम तारे, तेते नम्मे न तारे। इस वाक्य पंक्ति में दी गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा आपका? तो उपमा है, रूपक है, यमक है, या श्लेष है। तो कौन सा यहाँ पे है? तो इसमें आपका यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार कब होता है? तो जब किसी शब्द का प्रयोग दो बार होता है। क्या? तो जब किसी शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा यमक अलंकार होता है। कैसे? जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ये ऐसे हमारे होते हैं यमक अलंकार। दीपक सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। दीपक सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो सा हमारा वाचक शब्द हो जाएगा। और दी गई आप में देखिए, दी गई में आपके, तो इसमें आपका दीपक सा मन जल चुका, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा उपमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दीपक सा मन यानी तुलना की जा रही है,
तो उपमा अलंकार हो जाएगा। और उपमा अलंकार आपके चार चार अंग होते हैं। कौन से? तो उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। और 22 नंबर देखिए, ऋजु का विलोम होगा। ऋजु का विलोम क्या होगा? तो सीधा, सरल, त्रिकोण या वक्र। तो ऋजु का विलोम क्या होगा? तो वक्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? तो आपका 14 सितंबर 1949 को। कब? तो 14 सितंबर 1949 को हमारा संविधान में हिंदी को आपको मान्यता प्रदान किया गया। और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितना? तो 14 सितंबर को ही हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो आज है, लड़का है, इधर है या परंतु है। तो विकारी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, लड़का। क्या? तो आपका लड़का हो जाएगा। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का का लड़के हो गया, लड़कों हो गए, कुत्ता का कुत्ते हो गए, कुत्तों हो गए। ये हमारे विकारी शब्द आपके हो जाएंगे। और 25 नंबर में देखिए, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। यानी आपको कौन सा करेक्ट लिख आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी कवित्री आपका कैसा लिखा जाएगा? तो कवित्री हमारा ऐसा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवित्री जो है यह आपका ऐसे लिखा जाएगा, कवित्री। और देखिए, रसाल शब्द का अर्थ होगा रसाल। रसाल शब्द का अर्थ होगा 26 नंबर में। तो रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपका आम होता है। क्या होता है? तो रसाल शब्द का अर्थ हमारा आम होता है। और मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजना किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। यानी जो सम्मान है ये आपका कैसा कारक है? तो अधिकरण है, कर्ता है, कर्म है या संप्रदान है। तो कैसा है? तो ये आपके अधिकरण में पर, यानी सम्मान में यानी अधिकरण में पर ऐसे हमारा आता है। तो मुख्य अतिथि के सम्मान में यह योजना किया गया है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द में आपका अधिकरण रूपक प्रयुक्त हुआ है। और देखिए 28 नंबर, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो कामायनी, आम, रसीला या वकील। तो कौन सा हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी वकील। क्यों? वकील एक नहीं होते हैं, वकील आपके कई सारे होते हैं और वकील की एक जाति होती है। क्या? तो वकील बहुत सारे होते हैं। तो वकील जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, मनुष्य हो गया, नदी हो गई, भैंस हो गई, इनमें आपकी कई प्रजातियां आपको मिलती हैं। वकीलों में भी कई वकील मिलते हैं। इस वजह से ये आपके जाति सूचक संज्ञा में आपके आएंगे। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। 29 नंबर में आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए देखिए कि आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। ये तो हमारा संयुक्त वाक्य नहीं है। और मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहती हूँ, ये भी नहीं होगा। और उत्तर नंबर देखिए सी कि उसने खाना खाया और सो गया। हाँ, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि उसने खाना खाया और सो गया। और देखिए, आपके संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? वह वाक्य जो समूह जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को या संयोजकों को आपको जोड़ते हैं। तो देखिए आपको क्या है? तो उसने खाया और सो गया। इसने दो काम किए कि वह खाना खाया और सो गया। आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि छंद से संबंधित गणों की संख्या है। छंद से संबंधित आपकी गणों की संख्या कितनी है? तो टोटल आपकी 8 प्रकार की। कितनी? तो 8 प्रकार की आपकी होती है। 3 वर्णों में एक गण होता है। और देखिए, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, प्रश्नवाचक संख्या दे रही है, यानी 1 से 3 तक
निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यांशों के लिए एक सही हिंदी का अनुवाद कीजिए। तो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू विजय द कॉस्ट वर्क्स आउट, आपका डैश दे रखा है एट द मार्केट रेट। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू विजय द कॉस्ट वर्क्स आउट एट द मार्केट रेट। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद? तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लगातार लागत बैठती है। क्या? तो बीजक के अनुसार बाजार दर से हिसाब से लागत बैठती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका, तो रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। क्या? तो रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था आपकी की जा रही है। इसका हिंदी आपका यही रूपांतरित हो जाएगा। और तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अथराइजेशन लेटर विथ ए स्पाइसमैन सिग्नेचर ऑफ द बेरर। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, तो वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। क्या? तो वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकारी पत्र। और चौथे नंबर की ओर पढ़ते हैं। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। यानी उच्च श्रृंखलता आपको कैसे लिखना है, यानी उच्च श्रृंखलता जो आपको दे रखा है ये आपकी कैसी आपकी लिखी जाती है। तो कैसी लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी उच्च श्रृंखलता। क्या? तो उच्च श्रृंखलता जो है आपका ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? ऑप्शन नंबर 5। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो किसका? तो आपका युधिष्ठिर का। किसका? युधिष्ठिर किसे कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर हो उसी को युधिष्ठिर कहते हैं। और इसमें आपका अलुक तत्पुरुष समास है। कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास विग्रह का पद है? ये तो हो गया है। छठवां नंबर देखिए, राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण है, अपादान है, संप्रदान है या संबंध है? तो कौन सा है हमारा? तो अपादान है। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से समानता, तुलना या अलगाव का भाव प्रकट हो वहाँ पे हमारा अपादान कारक होता है। और कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो आर्य भाषा से है, द्रविड़ भाषा से है, देव भाषा से है या भरोपीय भाषा से है? तो कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो आपके द्रविड़ भाषा परिवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। और आप देखिए वर्णमाला से क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? तो आपके आपके च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, इ हो गया, ये सब हमारे स्पर्श व्यंजी होते हैं। कौन सा? तो हमारा ज हो गया हमारा स्पर्श व्यंजी संघर्ष है। और सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। कौन सा? तो सत प्लस शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें इसमें संधि कौन सी होगी? तो इसमें हमारी व्यंजन संधि होगी। कौन सी? तो व्यंजन संधि होगी। और देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है, मैं
अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है। मैं अपना मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपका? तो इसमें हमारा निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा? इसमें हमारा निजवाचक सर्वनाम है और यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कहते हैं। और आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। क्या? तो आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या आपका मिश्र वाक्य है। तो आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। यह आपका वाक्य भेद कैसा है? तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। कैसा? ये हमारा मिश्र वाक्य है। और संरचना के आधार पर मिश्र या मिश्रित वाक्य है जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो और इसके अधीन आपके दूसरा उपवाक्य हो। किसमें? तो इसमें आपका एक सरल वाक्य हो और इसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, वहाँ पे हमारा मिश्र वाक्य होता है। और 12 नंबर देखिए, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो कैसा है? संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या आज्ञावाचक है। तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो अर्थ के आधार पे आपका भेद कैसा है ये? तो कैसा है? तो आपका संकेत बता रहा है कि अगर आपने बुलाया होता तो हम जरूर आते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 13 नंबर देखिए, निम्न में से आपका कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध। तो कौन सा? तो आपका अव्यय पदबंध। और काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? कौन सा है? तो 14 नंबर है। तो काजू शब्द का संबंध आपका पुर्तगाली भाषा से। किसके? तो आपके पुर्तगाली भाषा से। चीनी नहीं होगा और जापानी भी नहीं, फ्रांसी भी नहीं। तो कौन सा? तो पुर्तगाली भाषा का संबंध जो है वो आपका काजू से है। और नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है नाहर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नदी है, व्याघ्र है, सरिता है या शेर है। तो नाहर के लिए हमारा क्या हो जाएगा? तो शेर। शेर हमारा नाहर के लिए हो जाएगा। और देखिए देखिए नाहर का समुचित जो पर्यायवाची शब्द होता है वह शेर होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची भी होते हैं जैसे आपका पंचमुख, केसरी, मृगराज। और 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है? मीरा जोर से हंसी। क्या? तो मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो क्रिया कैसी है? आकर्मक है, प्रेरणार्थक है, दिकारमक है या संक्रमक है। तो मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में क्रिया का जो समुचित उदाहरण है आपका है वह आकर्मक क्रिया है। कौन सी? तो आपकी आकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, इसका संप्रदान हेतु कर्म की आवश्यकता ना हो, आकर्मक क्रिया कहलाती है। और निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का आपका प्रकार नहीं है तो निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण। जो उपदेशक होता है यह विराम चिन्ह का किसी प्रकार का नहीं है। और 18 नंबर देखिए, मानव मात्र को गीता का महत्व से परिचित होना अनिवार्य है। क्या? तो मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो 18 का आपका शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, महात्म्य। क्या? तो महात्म्य। और हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 19 नंबर देखिए, तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मगधी, सौरसेनी, ब्राह्मण या अर्धमागधी। तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? हिंदी जो है वह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और
जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो विशेषज, देशज, तत्सम या तद्भव। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम देशज कहते हैं। क्या? तो उन्हें हम देशज कहते हैं। जैसे आपका लोटा हो गया। और शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। क्या? तो अत्यंत धूर्त व्यक्ति या बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत नगण्य वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो 21 का क्या हो जाएगा? तो आपका तो 21 का क्या हो जाएगा? तो 21 का हमारा बी हो जाएगा। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 22 नंबर देखिए, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का उदाहरण है? तो आपका अनुमान है, एकावली है, परिकर है या कर्णमाला है। तो 22 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो हमारा अनुमान करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 23 नंबर कि द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं या श्रीधर पाठक हैं। तो 23 का कौन सा हो जाएगा? तो हमारा 23 का ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। कौन? तो मैथिली शरण गुप्त आपके हैं द्विवेदी युग के रचनाकार, जय भारत के रचनाकार हैं। और क्या कह रहा है 24 नंबर? तो कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उद्देश्य नहीं दिया? तो कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? तो मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष का समानता या हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। जिसका उपदेश नहीं दिया है समाज सुधारक के पथ पर चलते हुए कबीर ने, तो 24 का हमारा सी करेक्ट। स्त्री पुरुष की समानता का उन्होंने उपदेश नहीं दिया है। और जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो विकृति है, अन्योक्ति है, समासक्ति है या रूपक है। तो जायसी द्वारा जो रचित जो पद्मावत है वह आपका क्या है? तो यह आपकी समासोक्ति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चन जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एस सी, वीडियो, यूपी पुलिस सभी के लिए हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा मिक्स कंटेंट रहता है जो कि आपको परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और आप सभी को रोज़ाना एक टेस्ट लगाना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते, फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें।